Hello, good morning, students. Today we are continuing with the basic accounting term. Okay, we are doing basic accounting term. So first we are discussing expenditure. Expenditure, amount spent or liability incurred for acquiring of asset, goods or services. Any amount spent or liability incurred for acquiring of, for purchasing of assets, goods or services is called expenditure. There are three bifurcation of expenditure. First one is capital expenditure. First one is capital expenditure. Capital expenditure means any amount या amount spent or liability incurred for acquiring of fixed asset or improving the existing assets which will increase earning capacity of the business. It means all those expenses which are made for acquiring of fixed assets. Fixed assets means land, building, plant, machinery. These are the fixed assets. For acquiring of fixed assets or improving the existing assets, ठीक है, which will increase the earning capacity of the business is called कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेटा जो भी खर्चा हम कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी तो वो हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमने मशीनरी परचेज करी तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा हमारा. या हमने अपनी मशीनरी का मेजर पार्ट कोई इंप्रूव करने के लिए रिप्लेस कर दिया जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ेगी, तो वो भी बेटा हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. ये इन सब में हमने कोई भी खर्चा किया है तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एनी अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, ये और विद इन 1 ईयर. ठीक है, देखो अगर हमने कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया या लायबिलिटी इनकर्ड की है जो गुड्स परचेज करने की वजह से हुई है ना, या सर्विसेज लेने की वजह से हुई है, जिसका जो किस लिए नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं. जैसे कि गुड्स हम कंटिन्यूअसली खरीदते रहते हैं, सर्विसेज हमें लेनी पड़ती रहती है. जैसे कि सर्विसेज, किसी भी चीज़ की सर्विस हमें कंटिन्यूस बेसिस पे जो लेनी पड़ती रहती है, वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो हमारे खर्चे होते रहते हैं, जिनका बेनिफिट भी हम विद इन 1 ईयर ले लेते हैं या विद इन द अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे कि रेंट अगर हमने पे किया तो हमने 1 महीने का रेंट पे किया तो 1 महीने का बेनिफिट उनका 1 महीने तक बिल्डिंग यूज करने के लिए ले लिया हमने, है ना. गुड्स हमने परचेज किए तो परचेज करते ही हम गुड्स को अपने पास थोड़ी रखना है, हमने गुड्स आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो हमने गुड्स रीसेल करने के लिए भी लिए हैं. तो गुड्स लिए, साथ में हमने क्या करा, उसको रीसेल करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया, तो ये उसका बेनिफिट में हमने नॉर्मल बिजनेस अकाउंटिंग ईयर में ही कंज्यूम कर लिया, उसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे. ठीक है, तो अगर हम वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं तो हमने उसको 1 महीने की उससे सर्विस ली और 1 महीने के लिए उसको पे कर दिया, तो उनका बेनिफिट हमने 1 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया है. ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली करते रहने होते हैं, जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल के लिए फॉर परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, कोई भी एक्सपेंस पेड जिसका बेनिफिट हमें विद इन द ईयर, विद इन द अकाउंटिंग पीरियड मिल जाता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, नेक्स्ट वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, सो व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने किए हैं, द बेनिफिट ऑफ विच विल एक्रू इन मोर देन 1 ईयर. देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है. ठीक है, अगर कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलने वाला है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो क्या होता है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो हम राइट ऑफ करते हैं, यानी कि अपनी बुक से इन एक्सपेंसेस को हटाते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर. अपने बुक्स में हम उसको 1 साल से ज्यादा टाइम में हटाते हैं. ठीक है, एक्सपेंसेस है ना हमारे. तो ऐसे एक्सपेंस जैसे कौन से, जैसे एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट छोटी है
तो हमारे लिए बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस कोर्स ऑफ पार्ट है, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट अगर हैवी है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अगर हैवी है तो बेटा उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है ना। जैसे वर्लपूल का एड जब टीवी में आ रहा था तो 1 साल के लिए आया, ठीक है, फिर बाद में उसने बंद कर दिया, लेकिन उसको आज तक लोग जानते हैं, ठीक है। गोदरेज का ऐड पहले टीवी में आया, ठीक है। ओनेडा टीवी का ऐड, ओनेडा वॉशिंग मशीन का ऐड पहले टीवी में आया करता था, फिर उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो एक टाइम जब उन्होंने हैवी एडवर्टाइजमेंट की थी, उसका बेनिफिट आज तक लोग उन कंपनीज को जानते हैं, आज तक उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर मिला, तो उसको क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंसेस, नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सेल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो कॉस्ट हमारी लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। इट इज द वैल्यू दैट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि ये वो वैल्यू है जो ड्यूरिंग द ईयर ही हमारी एक्सपायर हो जाती है, यानी कि इसका बेनिफिट हमें ड्यूरिंग द ईयर ही मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। यानी कि छोटे खर्चे, बहुत बड़े लेवल का नहीं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारे खर्चे होते रहते हैं, ये उन खर्चों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह के और एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, देना है अभी तक दिया नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो एडवांस में पे कर दिया वो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट हमारा जो ईयर है वो है 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक हमारा अकाउंटिंग ईयर है। लेकिन रेंट जो हमने पे कर दिया, रेंट पे कर दिया कहाँ, कितने मंथ्स का, 15 मंथ्स का रेंट पे कर दिया। कितना, रेंट पेड फॉर 15 मंथ्स फॉर रुपीज, लेट 15,000 पे कर दिया हमने, 15 महीने का पे कर दिया, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, कितने महीने होते हैं साल में, 12 महीने, ये 12 मंथ्स है, लेकिन हमने कितने महीने का पे कर दिया, 15 मंथ्स का, ठीक है। तो 15 महीने का 15,000, तो एक महीने का कितना, 1,000। तो प्रीपेड रेंट कितना आ गया बेटा, प्रीपेड रेंट कितना आ गया हमारा, 15,000 था 15 महीने का, तो हमने तो 12 महीने का पे करना था, कर दिया 15 महीने का, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 3 महीने का 3,000 रुपये पे कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, प्रीपेड रेंट, एडवांस में पे कर दिया, है ना। पे करना था केवल 12 महीने का, कर दिया कितने का, 15 महीने का, तो 3 महीने का एडवांस पे कर दिया, तो रेंट ऑफ 3 मंथ्स इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, या प्रीपेड रेंट बोलेंगे इसको, जो हमने एडवांस पे कर दिया। एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लेट हमें रेंट पे करना था, लेट रेंट पेड फॉर 9 मंथ ओनली, रेंट कितने महीने का पे किया बेटा, 9 महीने का, जबकि कितने महीने का पे करना था, 12 महीने का, तो 3 महीने का, 3 मंथ्स रेंट, ठीक है, इज आउटस्टैंडिंग रेंट। ये 3 महीने का क्या देना है, अभी तक दिया नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि जो भी हमने अमाउंट रिसीव करना है किस चीज से, जो भी हमने गुड सेल किए हैं या सर्विसेज सेल किए हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। लेट मैं ये पेन बना रहा हूं, तो इस पेन को मैंने अगर उधार बेचा तो मुझे कुछ पैसे वहां से क्या करना है बेटा, लेने हैं। तो जो पैसे हमें लेने हैं किस चीज से लेने हैं, गुड्स की सेल करके या सर्विसेज की सेल करके, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल किस किस चीज का सम होता है, ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। व्हाट इज डेटर और बिल रिसीवेबल, देखिए यहां पर डेटर क्या है, द पर्सन और एंटिटी टू हुम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि जिस पर्सन को या जिस बिजनेस को, किसी बिजनेस को, जैसे एंटिटी मतलब कोई बिजनेस, रिलायंस लिमिटेड, ये वो किसी बिजनेस का नाम, किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी बिजनेस को जो हम गुड्स या सर्विसेज उधार बेचते हैं, क्रेडिट का मतलब बेटा उधार बेचते हैं,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर। वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। ओके। बिल रिसीवेबल क्या होता है, देखो अगर हमने किसी को सामान बेचा, अगर हमने किसी को सामान बेचा, ठीक है, और बेचने के बाद जस्ट एक ये बात हो गई भाई ये हमारे पैसे इस दिन दे देगा, 1 महीने में, 2 महीने में, तो ये क्या है, हमारा डेटर। अगर इसके लिए हमने एक स्पेशल बिल बनाया, अगर हमने इसके लिए क्या बनाया, एक स्पेशल बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ऐसे केस में उस बिल पे सारी बातें लिखी जाती हैं कि इस पर्सन ने इस पर्सन को इतने का सामान बेचा और इसने ये प्रॉमिस किया ये इस पर्टिकुलर डे या डेट को ये हमारे सारे पैसे वापस देगा। तो जिसके लिए एक स्पेशल बिल बनाया गया उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। वो हमारे लिए किस कैटेगरी में आता है, बिल में। यहां पर तो क्या है बेटा, सिंपल ओरल हो गया, यहां पर रिटर्न वर्क हो जाता है, ठीक है। लेट ये हमारा क्या हुआ, ए है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, हमने सामान बेचा किसी एक पर्सन को जिसका नाम है राम, ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने राम को सामान बेचा, कैसे बेचा, उधार, तो राम हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर, ठीक है, ओरल बात हुई है। लेकिन जब यहां पर हम किसी को सामान बेचेंगे और एक बिल बनाया, एक बिल बनाया जिसमें सारी बातें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई कि ये हमारे पैसे कब कब देगा, ठीक है, तो ये जो बिल है ये हमारे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है। इस बिल में क्या होता है, देखो क्या होता है, ये बिल रिसीवेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर यानी कि जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो कौन होते हैं, डेटर। उसने एक बिल भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि मैंने एक बिल बनाया, उसे दिया और उससे कहा कि भैया साइन कर दो, मेरे पैसे कब दोगे आप, ठीक है, तो हमने उसके साइन भी करवा लिए। तो इस बिल में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं, डेट भी लिख देते हैं, स्पेसिफाइड डेट किस दिन इस बिल के पैसे मिलेंगे, और इस बिल को हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। ये हमारे पास रहता है, ठीक है। यानी कि सेलर ने एक बिल बनाया, ठीक है, परचेजर को दिया, उससे कहा कि भाई साइन कर दो, हमारे पैसे कब दोगे, उसने साइन करके हमें बिल वापस दे दिया। तो ये बिल हमारे पास अब सबूत है इस बात का कि हमने इस पर्सन को इतने का सामान बेचा हुआ है और ये पर्सन इस स्पेसिफाइड डेट को हमें ये पैसे वापस देगा। तो बेटा ये क्या है, बिल रिसीवेबल। इन बिल से हमें पैसे मिलने हैं। ओके। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्या, बिल्स पेबल। पेबल रिसीवेबल का बिल्कुल उल्टा है। अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी हमें पे करना है किस लिए, फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जितना भी पैसा हमें देना है अभी तक दिया नहीं है, किस वजह से, गुड्स परचेज करने की वजह से, सर्विस लेने की वजह से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल इज द सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल के सम को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या होता है बेटा हमारा, क्रेडिटर क्या है, फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि जिससे हम गुड्स या सर्विसेज उधार लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। जिसको उधार बेचते हैं वो कौन होता है बेटा, डेटर। जिससे खरीदते हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर। तो बिल्स पेबल भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अस, जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, किसी और ने हमारे ऊपर बिल बनाया, हमने साइन करके उसे दिया और लिख दिया कि हम पैसे आपके कब देंगे, तो वो क्या है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, बिल्स पेबल। जो बिल्स हमें पे करने हैं, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अस द अमाउंट ऑफ विच इज टू बी पेड ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, यानी कि एक स्पेसिफाइड डेट को उसके पैसे हमें देने हैं। यानी कि एक बिल बनाया है सेलर ने हमारी तरफ जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी गई हैं कि हम ये पैसा कब देंगे, किस डेट को देंगे। तो ये जो बिल है इसको क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। ओके। डिस्काउंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है बेटा, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि जब किसी भी गुड्स को बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो उसके प्राइस में जो रिडक्शन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट बेटा, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट। तो दोनों को डिस्कस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा क्या होता है, लेट मैं एक शॉप पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ से एक शर्ट खरीदी, ठीक है, तो उसने कहा कितने की है, 100 रुपये की है। तो मैंने कहा भाई मैं एक और ले लूँ तो कितने की हो गई, 200 की। अब मैंने उससे 10 शर्टें खरीद ली तो 10 शर्ट कितने की हो गई, 1000 रुपये की। तो अब नॉर्मली क्या होता है, बल्क में परचेज करने की वजह से उसने हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है बेटा।
तो बिल बनने से पहले ये क्या हो गया, 1000 रुपये का सामान उसने हमें 950 का दिया और बिल भी 950 का ही बनाया। तो बेटा ये जो बल्क में खरीदने की वजह से जो डिस्काउंट मिल जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके बेटा, तो यहां पर हमने क्या करा, एक शर्ट कितने की थी, 100 रुपए की, लेकिन 10 शर्ट खरीदी तो कितने की बनती है, 1000 रुपए की। लेकिन क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली तो शॉपकीपर ने क्या कर दिया, हमें 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और हमारा बिल कितने का बनाया, 950 का बनाया। तो ये क्या हुआ बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। बिल कितने का बना, 950 का। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड व्हेन गुड्स सोल्ड इन बल्क। ठीक है, गुड्स सोल्ड किया हो या किसी ने परचेज किया हो, बल्क में किया हो, तो वो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली अलाउ कर देते हैं। यह एक सर्टेन क्वांटिटी पे होता है। ठीक है, कई बार जो शॉपकीपर्स हैं वो ये भी कहते हैं या बिजनेस ये भी कहता है भैया इतना सामान खरीदोगे तो डिस्काउंट मिल सकता है। यानी कि एक सर्टेन क्वांटिटी पे अगर डिस्काउंट खरीद रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटे, डिस्काउंट। ठीक है, या हमारा क्या है, कुछ बल्क में खरीदते हैं तो भी ये डिस्काउंट मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो कहता है नॉट शोन। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि बिल ही 950 का बना है। ठीक है, तो अब ये बिल 950 का बना है तो ये जहां पर भी बिल जाएगा 950 का ही जाएगा। ठीक है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ट्रेड डिस्काउंट भी हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तो बिल को देख के रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शन, और बिल में कितना लिखा है, 950, तो इसलिए 50 के डिस्काउंट की कहीं कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो नेट वैल्यू इज रिकॉर्डेड, कितनी वैल्यू रिकॉर्ड होगी, 950। चाहे परचेजर करे या सेलर करे तो क्या करेगा, 950 रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि बिल कितने का बना है, 950 का। एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस लिए देते हैं, टाइमली पेमेंट के लिए देते हैं। ठीक है, टाइमली पेमेंट जैसे देखो, मान लो हमने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया। ठीक है, कितने का परचेज किया है, मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, और सेलर ने बोल दिया कि भैया देखो ऐसा है, अगर आपने अगले महीने की 15 तारीख तक पैसे दे दिए तो मैं आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। तो टाइमली पेमेंट की वजह से जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अभी जो बिल बना वो 1 लाख का ही बना है। ठीक है, अगर उसने हमें 15 अगले महीने की 15 तारीख तक पैसे दे दिए तो हम उसको 5,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे और बिल में शो भी करेंगे कि 5,000 रुपये का चलो डिस्काउंट और 95,000 रिसीव्ड। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ये एक्सपेंस है 5,000 का, ये हमारे लिए जो भी पार्टी देगी डिस्काउंट उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, सेलर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, ये डिस्काउंट दोनों की पार्टी की बुक्स में रिकॉर्ड होता है। क्यों रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बिल पे मेंशन है। बिल कितने का बना था, पहले 1 लाख रुपए का, बाद में 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बिल पे जो मेंशन हो जाएगा, जो बाद में जो डिस्काउंट होगा, ठीक है, बिल बनने के बाद जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा रिकॉर्डेड होता है। वो हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट, वाई कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। यानी कि जो ड्यू अमाउंट है उसको टाइमली पेमेंट करने की वजह से जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एंड व्हेन वी परचेज गुड्स इन बल्क, तो हमारा क्या होता है, सेलर क्या देता है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में शो नहीं होता है क्योंकि बिल में पहले से नेट अमाउंट शो कर रखा है। यहां पर बिल में फुल अमाउंट शो होता है और बाद में रिडक्शन करते हैं, तो इसलिए इस डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट की दो बाइफर्केशन है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम सब जानते हैं, लेट हमारी सेल हुई हमारी 1 लाख रुपए की, और सारे एक्सपेंसेस हमारे हुए मान लो 80,000 के, तो 20,000 हमारे लिए बेटे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जितनी भी इनकम है उसमें से खर्चे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाता है हमारे लिए, प्रॉफिट। ओके, लॉस क्या होता है, इसका उल्टा होगा बेटा अगर। ठीक है, लॉस मान लो हमने सेल कितने की करी है, सेल करी हमने 1 लाख रुपए की, और सारा सामान बनाने में जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया 1,20,000 रुपये का, तो ये 20,000 का हमारा बेटा क्या हो गया, लॉस। ठीक है, लॉस टर्म क्या है, जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम हमारी बेचा सामान कम में है। ठीक है, और अब हमारा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हम देख चुके हैं। गेन क्या होता है, गेन क्या होता है बेटा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का जो पार्ट नहीं है। जैसे हमने गुड्स बेचने की जगह, ठीक है, सामान बेचने की जगह हमने एक मशीनरी बेच दी। ठीक है, लेट हमने मशीनरी सोल्ड कर दी है, कितने की सेल कर दी है, मान लो हमने यहाँ पर सेल कर दी है 1 लाख रुपए की। मशीनरी की जो इस टाइम बुक वैल्यू थी हमारी बुक में, उसकी वैल्यू चल रही थी 80,000 रुपए की, तो ये 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो गया मशीनरी को बेचने से, बेटा इसको क्या कहते हैं हम, गेन।
यानी कि गेन वो होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। जैसे मशीनरी को हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा था, पर क्योंकि वो खराब सी हो गई थी तो इसलिए हमने उसको बेच दिया, बिक गई वो कितने में, 1 लाख में, जबकि उसकी बुक में वैल्यू कितनी चल रही थी, 80,000। तो 20,000 रुपए का जो फायदा हुआ दैट इज गेन। ओके बेटा। फिर है बेटा हमारा परचेज। परचेज वर्ड कब यूज करते हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। परचेज वर्ड कब यूज करते हैं, ठीक है। द टर्म, यानी कि जो टर्म क्या है, परचेज, यूज्ड फॉर परचेज ऑफ, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स में भी ऑफ रॉ मटेरियल या गुड्स, कुछ भी गुड्स, सामान खरीदने के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, परचेज। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो कौन से अकाउंट में करेंगे, परचेज अकाउंट में, यानी कि परचेज वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होगा हमारा, व्हेन परचेज्ड गुड्स रिटर्न। जब परचेज गुड्स को रिटर्न कर देंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज रिटर्न। सेल्स हमारे लिए क्या होगा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, ठीक है। जब हम गुड सेल करेंगे बेटा, देखो कोई मशीनरी नहीं, कोई प्लांट नहीं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस सामान का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जब उसको बेचेंगे तो हम सेल वर्ड यूज करेंगे। जब सामान खरीदेंगे जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। जैसे अगर मशीनरी खरीदी तो परचेज वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। जब गुड्स खरीदेंगे, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर हम वो खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे। उसके अलावा कुछ और खरीदेंगे तो बेटा उसका नाम यूज होगा। जैसे मशीनरी खरीदी तो मशीनरी ही लिखेंगे, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए परचेज वर्ड यूज कब करेंगे, जब गुड्स खरीदेंगे तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। वो जो सामान खरीदा था अगर वो रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सेल्स कब यूज करेंगे, जब गुड्स को हम सेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेल यूज करेंगे। और व्हेन सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जब सोल्ड गुड्स कस्टमर रिटर्न कर देगा तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल रिटर्न, ठीक है। ओके। तो बेटा अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है बेटा, जो भी गुड्स हमारे पास हैं, जो बना हुआ सामान हमारे पास है, हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, यानी कि जो भी सामान हमारे पास सेल के पर्पज से हमारे पास है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, स्टॉक। यानी कि जो भी सामान हमारे पास रखा हुआ है और जिसको हमने सेल के पर्पज से रखा हुआ है कि इसको बेचेंगे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो हमारे लिए क्या होता है बेटा, स्टॉक होता है, ठीक है। स्टॉक में बी ऑफ टू टाइप, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो जो साल की शुरुआत में हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक वो जो साल के एंड में हमारे पास बच गया, ठीक है। तो स्टॉक की बेटा 3 कैटेगरी हो सकती है, रॉ मटेरियल, ठीक है। हमारे पास हो सकता है रॉ मटेरियल पड़ा हो। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, जो कच्चा माल, यानी कि जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ। जैसे कि मान लो एक टेलर सबसे पहले कपड़ा लेके आता है ना, तो कपड़ा हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। जब वो उसको स्टिच करना शुरू करता है और स्टिच उसका मान लो आधा हो गया, जिस पे काम चल रहा है, अभी तक पूरी शर्ट नहीं बनी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लेट ये एक कपड़ा था सिर्फ, ये हमारे लिए क्या है बेटा, रॉ मटेरियल जिस पे कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। एक ये है जिस पे हमारा आधा काम हो चुका, आधा स्टिच हो चुका है, तो ये क्या कहेंगे, इसको गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जो हमारी शर्ट पूरी बन के तैयार हो गई है, सारी स्टिचिंग हमारी उसकी हो चुकी है, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल वो जिस पर कोई काम नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस वो है जिस पे काम चल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश गुड्स वो होता है जिस पे काम चल रहा है और कंप्लीट भी हो चुका है और बन के सामान तैयार हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनिश्ड गुड्स। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, टूट फूट की वजह से किसी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए, ड्यू टू यूजेस, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और एक्सीडेंट, ठीक है। किसी भी वजह से अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो बेटा जितनी कम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। लेट एक मशीनरी की वैल्यू थी 10,000, ठीक है, उसको हमने 2 साल यूज कर लिया तो उस पर जो डेप्रीशिएशन लग गया वो कितना लग गया, 2,000, यानी कि उसकी वैल्यू
में जो कमी आ गई वो कितनी आ गई 2000, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम डेप्रीशिएशन। ये हमारे लिए क्या है फॉल इन द वैल्यू, ये बेटा क्या हो गया हमारे लिए फॉल इन द वैल्यू, ये वैल्यू में हमारी क्या आ गई कमी आ गई 2000 की, तो इसको क्या बोलेंगे डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब वैल्यू बुक वैल्यू कितनी रह गई 8000। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन क्या होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर यूजेस ड्यू टू टाइम चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसी भी वजह से अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो जितनी कम हो जाती है दैट इज डेप्रीशिएशन। ओके, फिर है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जब हमें किसी से पैसे लेने हैं और वो पैसे हमें नहीं मिलते, ठीक है, यानी कि वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो हमारे पैसे दे पाए, तो जो पैसा हमारा डूब गया उस डूबे हुए पैसे को क्या बोलते हैं हम बैड डेट्स। ठीक है, जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा बैड डेट्स। ठीक है, और जब कोई पर्सन इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपनी उधारी पे कर सके, ठीक है, मान लो उसको सब कुछ बिक गया तब भी कुछ उधारी उसकी रह गई है, ठीक है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट, वो हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा इंसॉल्वेंट। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए इनको समझाया जा रहा है। बैड डेट्स क्या होता है जो पैसा डूब गया, ठीक है, वो बैड डेट्स है, लेकिन जो पर्सन इस पोजीशन में नहीं है उसका सब कुछ बिक गया और तब भी वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाया तो वो क्या है इंसॉल्वेंट हो गया। ओके, एक टर्म है हमारी वाउचर। वाउचर क्या होता है एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं जो भी लेन देन करते हैं जो भी उसके लिए एविडेंस है वो हमारे लिए क्या है वाउचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमें बिल मिलता है, ठीक है, जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो मिलता है कैश मेमो, ठीक है, या और भी कोई भी बिल जो किसी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है, कोई भी स्लिप है, तो वो हमारे लिए बेटा क्या होता है वाउचर होता है। सो दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ओके, जो बार बार आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म डिस्कस की हैं, तो आप इन सारी टर्म्स को अच्छे से समझें, कोई भी डाउट है आप पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।